वेलकम टू ध्रुव डी एजुकेशन चैनल। 9th क्लास ज्योग्राफी की हमारी फर्स्ट क्लास में हमने इंडिया, इसकी लोकेशन और साइज़ को एक्सप्लेन किया था। आई होप आप सबको समझ आया होगा। आज हम ज्योग्राफी की कंटिन्यू करते हुए सेकंड चैप्टर को समझेंगे, जिसका नाम है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। जब हम अपने देश इंडिया की बात करते हैं तो इसमें हमें डाइवर्सिटी देखने के लिए मिलती है, क्लाइमेट में, लैंग्वेज, रिलीजन, सोसाइटी जो हैं अलग अलग तरीके की हैं। तो ये सब वेरिएशन हमें इंडिया के अंदर देखने को मिलते हैं। इसी तरह इंडिया का जियोग्राफिकली भी बहुत सारी वेरिएशन लिए हुए हैं। एक तरफ जहाँ अर्थ का वन ऑफ द लेटेस्ट लैंडफॉर्म यंग हिमालय है, तो दूसरी तरफ अर्थ का ओल्डेस्ट लैंडफॉर्म पेनिनसुलर प्लेटू भी इंडिया में ही पड़ता है। ठीक ऐसे ही हैवीएस्ट रेनफॉल वाला मासिनराम जहाँ इंडिया में है, तो वर्ल्ड के ड्राइएस्ट रीजन में से एक जो इंडियन डेजर्ट है वो भी इंडिया में ही है। तो आइए इंडिया का जो फिजियोग्राफिक डिवीज़न है उसमें सबसे फर्स्ट जो है हिमालय माउंटेन, उसको हम सबसे पहले समझते हैं। हिमालय माउंटेन जो है जियोलॉजिकली यंग और स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन है। यंग माउंटेन लेटेस्ट लैंडफॉर्म है, लेटेस्ट स्ट्रक्चर है जो टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट से बना है या उनके कोलेजन से बना है। और फोल्ड माउंटेन इसलिए है क्योंकि अर्थ की क्रस्ट टेक्टोनिक प्लेट के टकराने के कारण उसके ऊपर की जो क्रस्ट है वो फोल्ड होके ये माउंटेन जो है बने हैं, तो इसलिए इसको फोल्ड माउंटेन भी बोलते हैं। ये जो माउंटेन है, अगर आप इंडिया के मैप में देखेंगे, इंडिया के मैप में अगर आप देखेंगे इसको, तो ये जो माउंटेन है ये वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में फैले हुए हैं। और जो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में फैले हैं, तो इंडस रिवर से स्टार्ट होकर, यहाँ पर इंडस रिवर है, ये इंडस रिवर से स्टार्ट होकर ब्रह्मपुत्र रिवर तक इसका एक्सटेंड देखने को मिलता है। वर्ल्ड का मोस्ट रग्ड माउंटेन बैरियर इसको माना जाता है, क्योंकि पूरी दीवार की तरह से ये आर्क की तरह से है पूरा, और इंडिया को पूरा नॉर्थ साइड से घेरे हुए हैं, तो इसलिए इसी को वर्ल्ड का मोस्ट रग्ड बैरियर, माउंटेन बैरियर कहा जाता है। इसकी जो लेंथ है वो 2400 किलोमीटर है। विथ जो है इस हिमालय की वो जम्मू कश्मीर में 400 किलोमीटर है, तो अरुणाचल प्रदेश में आकर ये 150 किलोमीटर रह जाती है। एल्टीट्यूडियल वेरिएशन की अगर हम बात करें, तो जो वेस्टर्न पार्ट है हिमालय का, ये वेस्टर्न पार्ट हुआ। वेस्टर्न पार्ट की कंपेरेटिव ईस्टर्न पार्ट जो है वो हाइट वाला है। ईस्टर्न पार्ट पर ही जो हाइट वाली पीक्स हैं वो मिलती हैं, चाहे माउंट एवरेस्ट हो, कंचनजंगा हो, तो ये सब जो पीक्स हैं वो ईस्टर्न पार्ट में मिलती हैं। वेस्टर्न पार्ट जो है वो ईस्टर्न पार्ट की कंपेरेटिवली लोअर है। नंबर ऑफ वैलीज जो हैं वो भी वेस्टर्न पार्ट में ही मिलती हैं और इन रेंज के बीच में मिलती हैं। तो हिमालय जो है पैरेलल रेंज से बना हुआ है, 3 पैरेलल रेंज हैं। तो सबसे पहली जो रेंज है वो है, हम जो इसके बारे में रेंज के बारे में पढ़ेंगे, सबसे पहली रेंज है इसकी हिमाद्री रेंज। हिमाद्री रेंज जो है मोस्ट कंटिन्यूअस रेंज है, और लॉफ्टीएस्ट पीक जो हैं हिमालय, अपर हिमालय या हिमाद्री रेंज में देखने को मिलती है। एवरेज हाइट जो यहाँ की पीक्स की है 6000 मीटर है। तो माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, ये सभी जो पीक्स हैं वो ईस्टर्न हिमालय में ही देखने के लिए मिलती हैं। जो ग्रेट हिमालय के फोल्ड हैं, जो क्रस्ट की टकराने के कारण जो फोल्ड बने हैं इस टाइप से, तो वो एसिमेट्रिक हैं। और हिमालय का जो कोर है वो ग्रेनाइट का बना हुआ है हिमाद्री रेंज का। हिमाद्री रेंज पेरेनली स्नो बाउंड रहती है, पूरे होल ईयर, होल ऑफ द ईयर जो है यहाँ स्नो कवर्ड पीक रहती हैं। इसी वजह से यहाँ पर ग्लेशियर्स हैं, बहुत सारे ग्लेशियर से ही रिवर निकलती हैं। तो हिमाद्री रेंज जो है, ग्लेशियर जितने भी हैं, मैक्सिमम ग्लेशियर जो हैं वो हिमाद्री रेंज में ही मिलते हैं। हिमाद्री रेंज के जो साउथ में डायरेक्शन में जो रेंज पड़ती है, इस रेंज को हम हिमाचल रेंज भी बोल सकते हैं या लेसर हिमालय भी बोल सकते हैं। ये जो हिमाचल रेंज है ये हाईली कंप्रेस्ड और ऑल्टर्ड रॉक से बनी हुई है। एल्टीट्यूड जो है, जो हाइट है हिमाचल रेंज की, वो 3700 मीटर से लेकर के 4500 मीटर तक है। और एवरेज विथ जो है, इसकी जो विथ है वो 50 किलोमीटर तक की विथ है। पीर पंजाल सबसे जो फर्स्ट रेंज पड़ती है, उसके बाद जो रेंज इसकी पड़ती हैं वो इसकी रेंज है धौलाधर की रेंज पड़ती हैं, जो कि ये वाली जो रेंज है ये धौलाधर रेंज है। और आफ्टर दैट
ये जो रेंज हैं ये महाभारत रेंज कहलाती हैं। तो यही इसकी प्रोमिनेंट रेंज हैं जो देखने के लिए मिलते हैं, पीर पंजाल रेंज, धौलाधर रेंज और महाभारत रेंज। ये जो रेंज है इसमें फेमस वैली ऑफ कश्मीर पड़ती है, कांगड़ा वैली पड़ती है, हिमाचल प्रदेश में आकर कुल्लू वैली जो है वो भी इसी रेंज में पड़ती है। और क्योंकि हिमाचल रेंज जो है वो विंटर सीजन में यहाँ पर स्नोफॉल होता है, बाकी समर में जो है प्लीजेंट वेदर रहता है। और यहाँ पर जो हैं जितने भी हिल स्टेशन हैं जिसमें टूरिस्ट जाते हैं हिल स्टेशंस पर, तो मैक्सिमम जो हिल स्टेशन हैं वो हिमाचल रेंज में ही पड़ते हैं। इसके बाद जो थर्ड रेंज है हिमाचल की, फर्स्ट रेंज हिमाद्री रेंज, सेकंड रेंज जो है हिमाचल या लेसर हिमालय बोलते हैं, और जो थर्ड रेंज है वो शिवालिक रेंज है, इसको शिवालिक रेंज बोलते हैं। ये शिवालिक रेंज भी हिमाचल के पैरेलल एक्सटेंड है। जो हिमाचल रेंज है उसका जो विड्थ है वो 10 से 15 किलोमीटर है, और जो इसकी जो हिल्स हैं उनकी हाइट 900 मीटर एवरेज 900 मीटर से लेकर के 1100 मीटर तक है। शिवालिक की जो हिल्स हैं वो अनकॉन्सोलिडेट सेडिमेंट जो रिवर्स जो लेकर के आती हैं अपने साथ सेडिमेंट, उससे शिवालिक रेंज बनी हुई है। इसीलिए ये जो है जितनी भी लैंडस्लाइड वगैरह हैं वो सब इसी शिवालिक रेंज में ही ज़्यादा होती हैं। ये जो वैलीज़ हैं, जो वैली जो हिमाचल रेंज और शिवालिक रेंज के जो बीच में जो वैलीज़ पड़ती हैं तो उनको दून बोलते हैं। ऐसी ही वैली जो हैं देहरादून हैं, कोटली दून हैं और पाटली दून हैं। तो ये दून कहलाते हैं। जो हिमाचल रेंज और शिवालिक रेंज के बीच में जो वैलियाँ पड़ती हैं उनको दून बोलते हैं। अभी तो हमने जो इसका डिवीज़न पढ़ा वो लॉन्गिट्यूडनल बेस पे पढ़ा है, लेकिन अब जो हम हिमालय का अनदर वे में भी हम डिवीज़न करते हैं, वेस्ट टू ईस्ट जो है हिमालय को डिवाइड किया जाता है। ये जो डिवीज़न है ये रिवर वैली के बेस पे किया जाता है। ये हिमालय जो है जो इंडस रिवर से सतलुज रिवर तक जो हिमालय है, तो ये वाला जो हिमालय है इसको हम बोलते हैं पंजाब हिमालय, और लोकली इसको कश्मीर या हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है। वेस्ट टू ईस्ट जो है ये पहले इसको कश्मीर बोलेंगे, फिर जितना हिमाचल में चला जाता है तो उसको हिमाचल हिमालय बोलेंगे। इसके बाद जो है सतलुज रिवर से लेकर के जो काली रिवर तक का जो हिमालय है, ये वाला हिमालय जो है इसको हम कुमाऊं हिमालय बोलते हैं। फिर काली रिवर से तीस्ता रिवर तक का जो हिमालय है इसको हम असम हिमालय बोलते हैं, सॉरी नेपाल हिमालय बोलते हैं। तीस्ता और दिहांग रिवर, फिर तीस्ता और दिहांग रिवर तक का जो हिमालय है उसको असम हिमालय बोला जाता है। तो इसके 4 डिवीज़न हुए। इंडस रिवर से लेकर सतलुज रिवर तक पंजाब हिमालय, सतलुज रिवर से लेकर काली रिवर तक का हिमालय जो है वो हिमाचल हिमालय या कुमाऊं हिमालय भी बोलते हैं, और काली रिवर से तीस्ता रिवर का जो हिमालय है उसको नेपाल हिमालय बोलते हैं। तीस्ता रिवर से जो दिहांग रिवर का हिमालय है इसको असम हिमालय बोलते हैं। अलग अलग इसके रीजनल नेम भी हैं, जैसे मध्य हिमालय बोलते हैं, पूर्वांचली बोलते हैं, सिक्किम हिमालय बोलते हैं। ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो इसका एंड हिमालय का जो है वो ब्रह्मपुत्र रिवर तक ही ये स्ट्रेच है। दिहांग जोर से आगे जो है हिमालय, फिर यहाँ पर दिहांग जोर पड़ता है, और दिहांग रोड से आप देखेंगे कि हिमालय जो है साउथ की तरफ को मूवमेंट करने लगता है, यहाँ से साउथ की तरफ को चलने लगता है। तो इसको फिर हम क्या बोलते हैं, पूर्वांचल या ईस्टर्न हिल बोलने लगते हैं। ये जो हिल्स हैं ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट में फैले हुए हैं, नागालैंड, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, ये ईस्टर्न स्टेट हैं, यहाँ पर ये हिल फैले हुए हैं। बेसिकली सेडिमेंट्री रॉक से बने हुए हैं जो ये हिल्स हैं, और इन हिल्स की हाइट जो है कम होती है जितनी, तो ज़्यादातर जो यहाँ पे फॉरेस्ट बहुत मिलते हैं देखने के लिए। पूर्वांचल की जो हिल्स हैं, मेजर हिल जो हैं वो पटकाई हिल्स है, ये आप मैप में देख सकते हैं। ये पटकाई हिल्स, नागा हिल्स और मिजो हिल्स हैं।
अब हम हिमालय का जो फर्स्ट फिजियोग्राफिक डिवीज़न था हिमालय, उसको हमने समझा। इसके बाद जो सेकंड फिजियोग्राफिक डिवीज़न आता है हिमालय का, सॉरी इंडिया का, वो है नॉर्दर्न प्लेन्स। जो नॉर्दर्न प्लेन है वो 3 मेजर रिवर सिस्टम के इंटरप्ले से बना है। इंडस रिवर सिस्टम, रिवर सिंगल रिवर जो होती है उसको रिवर बोलते हैं, और रिवर सिस्टम जो है उसकी जो ट्रिब्यूटरी रिवर्स हैं, जैसे इंडस रिवर है, इंडस रिवर की जो ट्रिब्यूटरी रिवर हैं झेलम, रावी, सतलुज, तो ये इसकी ट्रिब्यूटरी रिवर हैं। तो इनसे जो बनने वाला जो सारा सिस्टम है इसको रिवर सिस्टम बोलते हैं। तो ये इंडस रिवर सिस्टम हुआ, गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम होते हैं। 3 रिवर सिस्टम जो है मेल हैं नॉर्दर्न प्लेन के लिए। ये पूरा प्लेन जो है ये एलुवियल सोयल से बना हुआ है, और जो एलुवियम का जो डिपोजिशन है वो हायर माउंटेन से जब जो रिवर आती हैं तो अपने साथ जो है वहाँ से सेडिमेंट बहा कर लेके आती हैं, और हिमालय के जो फुट हिल्स हैं उसमें उन्होंने फर्टाइल प्लेन इसे कन्वर्ट कर दिया है, फर्टाइल प्लेन तैयार किया है। एरिया जो है अगर हम देखें मैप में, सो इसका एरिया है नॉर्दर्न प्लेन का जो एरिया है वो 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक का एरिया जो है ये नॉर्दर्न प्लेन का सारा एरिया 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है। और जो इसकी लेंथ है, जितनी लगभग हिमालय की लेंथ है उतनी ही नॉर्दर्न प्लेन जो है लेंथ 2400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसकी भी 240 से लेकर 320 किलोमीटर तक ब्रॉड है ये। और क्योंकि फर्टाइल लैंड से बना हुआ है, सूटेबल क्लाइमेट होता है इसका फार्मिंग वगैरह के लिए, तो ये मोस्ट पॉपुलेटेड जियोग्राफिक डिवीज़न है इंडिया का। और साथ ही क्योंकि फेवरेबल क्लाइमेट भी मिलता है एग्रीकल्चर के लिए, तो ये इंडिया का मोस्ट प्रोडक्टिव पार्ट भी कहलाता है। जो रिवर्स नॉर्दर्न माउंटेन से आती हैं तो वो लोअर कोर्स में डिपोजिशनल वर्क करती हैं। जैसे जैसे रिवर्स हायर एल्टीट्यूड से लोअर एल्टीट्यूड पर आती हैं तो उनकी जो स्पीड है, वेलोसिटी है, वो घट जाती है। वेलोसिटी घटने के कारण रिवराइन आइलैंड बनते हैं। ऐसा ही जो रिवराइन आइलैंड है वो माजुली आइलैंड जो है वो ब्रह्मपुत्र रिवर पर बना हुआ है। रिवर जो है स्लो होने के कारण जो सिल्ट है वो स्लोली डिपॉजिट होती रहती है एक जगह पे, और जो है रिवर की जो ब्रांच है वो, जैसे ये रिवर इसको मानेंगे तो रिवर जो है अपने पास सिल्ट डिपॉजिट करती चली जाती हैं, बीच में कई बार इसकी ब्रांचेस निकल जाती हैं तो इसको आइलैंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो माजुली जो है वर्ल्ड का फर्स्ट इनहेबिटेड रिवराइन आइलैंड कहलाता है। तो जब रिवर जो हैं स्लो होने के कारण जैसे जैसे लोअर कोर्से में रिवर जाती रहती हैं तो अपने साथ ही सिल्ट लेकर आती हैं, और लोअर कोर्से में जाकर के ये ट्रिब्यूटरीज में डिवाइड हो जाती हैं। जैसे ये रिवर है गंगा रिवर, जब बे ऑफ बंगाल में जाकर के मिलती है तो यहाँ इसकी छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, तो ये इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी कहलाती है। अब हम नॉर्दर्न प्लेन की बात करेंगे। नॉर्दर्न प्लेन जो है इसके ब्रॉडली 3 सेक्शन में डिवाइड किया जाता है। वेस्टर्न पार्ट जो है नॉर्दर्न प्लेन का उसको पंजाब प्लेन बोलते हैं, और पंजाब प्लेन जो है वो इंडस और इसकी ट्रिब्यूटरी ने बनाया है। तो ये वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है इंडस और इसकी ट्रिब्यूटरी ने बनाया हुआ पार्ट है, तो ज़्यादातर आप देख रहे हैं ये पाकिस्तान में है। तो ये वाला जो पार्ट है इसको पंजाब प्लेन बोलते हैं। जो इसकी जो ट्रिब्यूटरी रिवर हैं वे झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज हैं। ये सभी हिमालय से निकलती हैं। और जो 2 रिवर से जो इरिगेटेड एरिया होता है वो उसका बेसिन जो होता है उसको दोआब बोलते हैं हिंदी में। दोआब मीन्स कि 2 रिवर से जो एरिया इरिगेट होता है या 2 रिवर का जहाँ तक पानी पहुँचता है वो उसका दोआब कहलाता है। इसके बाद जो हमने पढ़ा नॉर्दर्न प्लेन का जो फर्स्ट पार्ट पढ़ा पंजाब प्लेन, इसके बाद जो सेकंड इसका पार्ट है वो गंगा प्लेन है। और गंगा प्लेन जो है वो घाघर रिवर से चल के घाघर रिवर से तीस्ता रिवर तक जो है ये वाला जो
प्लेन है घाघर रिवर से लेकर के तीस्ता रिवर तक का जो प्लेन है ये गंगा का प्लेन कहलाता है। नॉर्थ इंडिया, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार और झारखंड तक, वेस्ट बंगाल तक ये प्लेन जो है ये फैला हुआ है। ईस्ट में इसके बाद जो है तीस्ता रिवर के बाद जो ये वाला प्लेन पड़ता है ये ब्रह्मपुत्र प्लेन पड़ता है। नॉर्दर्न प्लेन जो है जनरली कहा जाता है कि भाई ये सारा जो प्लेन है ये फ्लैट सरफेस है और सारा कोई रिलीफ में वेरिएशन नहीं है, लेकिन सच बात ये है कि ये जो वास्ट प्लेन्स हैं इसमें भी कई तरह के जो रिलीफ फीचर हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। वेरिएशन के अकॉर्डिंग नॉर्दर्न प्लेन जो है उसको 4 रीजन में डिवाइड किया जाता है। भाबर, नंबर 1 भाबर है ये, नंबर 2 तराई है, नंबर 3 भांगर है और नंबर 4 खादर है। तो रिलीफ के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, जब रिवर जो है माउंटेन से उतर के आती हैं, जब माउंटेन से रिवर प्लेन की तरफ बढ़ती हैं तो ये क्या करती हैं कि अपने साथ जो है डिपॉजिट पेबल्स जो लेकर आती हैं, तो उनको जहाँ ये माउंटेन से उतरती हैं 8 से 16 किलोमीटर की डिस्टेंस पर नैरो बेल्ट में पेबल्स को फैला देती हैं, डिपॉजिट कर देती हैं। तो ये जो है शिवालिक के पैरेलल रेंज, जब जहाँ ये रिवर्स जो हैं ये निकल रही हैं सारी, तो यहाँ जहाँ ये रिवर्स हिमालय से निकलती हैं तो अपने साथ ये पेबल्स ले आती हैं और एक कंटिन्यू एक तरह से रेंज जो है नैरो बेल्ट तैयार कर देती हैं 8 से 16 किलोमीटर विथ की, और ये शिवालिक रेंज के पैरेलल रेंज चलती है। तो इस वाली रेंज को जो भाबर रेंज कहा जाता है। और भाबर बेल्ट में आगे क्योंकि पेबल्स होती हैं और स्टोन दिखाई देते हैं इसके अंदर, तो जितनी भी स्ट्रीम हैं या रिवर्स हैं वो सब जो हैं यहाँ पर डिसअपियर हो जाती हैं, दिखना बंद हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ स्टोन पेबल्स मिलते हैं। पेबल्स के नीचे से वाटर स्ट्रीम चलता रहता है, स्ट्रीम होती तो हैं लेकिन दिखाई नहीं देती हैं। इसी बेल्ट के साउथ में जब हम बढ़ते हैं तो रिवर्स जो हैं, जो रिवर अभी तक पेबल्स के कारण दिखाई नहीं दे रही थी, तो ये फिर से दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं और ये जो हैं एक वेट और स्वाम्पी मार्शी रीजन तैयार करती हैं जिसको बोलते हैं तेराई रीजन। भाबर के बाद जो रिवर जो हैं, जब जो पेबल्स वाला एरिया है उससे निकल के बाहर चलती हैं तो फिर मार्शी और स्वाम्पी रीजन तैयार होता है, इसको बोलते हैं तराई रीजन। और तराई रीजन में जो हैं फॉरेस्ट बहुत मिलते हैं, वाइल्ड लाइफ की वेरिएशन मिलती हैं। और इसमें बताया गया है कि भाई जब इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था तो लोगों को सेटल करने के लिए तराई रीजन में जो है फॉरेस्ट कट करके एग्रीकल्चर लैंड तैयार किया गया था, उन लोगों को माइग्रेट किया गया था। दुधवा नेशनल पार्क जो है वो इसी रीजन में पड़ता है, लखीमपुर खीरी में है, बेसिकली उत्तर प्रदेश में। जो लार्जेस्ट पार्ट है नॉर्दर्न प्लेन का वो ओल्डर एल्यूवियम से बना है। जो पेबल्स हैं, जो रिवर्स अपने साथ जो पेबल्स लेकर के आती हैं, वही पेबल्स जो हैं इरोजन, रिवर्स की इरोजन के कारण धीरे धीरे जो हैं स्मॉलर पार्टिकल में ब्रेकअप होती चली जाती हैं और जो है ये फूड फ्लड प्लेन तैयार करती हैं टेरेस लाइक फीचर का, इसको भांगर बोलते हैं। इस रीजन की जो सोयल है वो ज़्यादातर कैल्केरस डिपॉजिट से बनी है, इनको कंकड़ बोलते हैं। तो जो लार्जेस्ट पार्ट है नॉर्दर्न प्लेन का वो ओल्डर एल्यूवियम से बना हुआ है, और जो ओल्डर एल्यूवियम है ये रिवर फूड प्लेन का वो वाला पार्ट है जो काफ़ी पहले बना हुआ है और टेरेस की तरह से दिखाई देता है। बाकी जो फ्लड प्लेन है उससे ये ऊंचा उठा हुआ है तो टेरेस की तरह से दिखाई देता है। तो इस वाले जो रीजन है उसको भांगर रीजन बोलते हैं। तो इस तरह से हमने 3 रीजन पढ़े हैं अभी तक, भाबर, तेराई, भांगर। और अब जो हम आगे पढ़ेंगे तो जो सोयल है इस रीजन में वो कैल्केरियस डिपॉजिट से बनी है जिनको कंकड़ बोलते हैं। इसी के साथ जो भांगर रीजन है, भांगर रीजन के साथ साथ जो है रिवर अपने साथ जो भी रिवर्स हैं अपने डेल्टा रीजन में जो इरोजन करके लाती हैं, तो फ्लड के टाइम पे वो सारे में जो है एक सोयल की लेयर बिछा देती हैं और इस
वाली फ्लड प्लेन को जो बनता है इसको हम खादर रीजन बोलते हैं, क्योंकि लगभग ऑलमोस्ट एवरी ईयर जो है फ्लड आती है और फ्लड के साथ ये जो फर्टाइल सोयल है ये हाईली माउंटेन से इरोड होके बह के आती है। तो ये जो हैं इंटेंसिव एग्रीकल्चर के लिए ये वाले प्लेन जो हैं फर्टाइल होते हैं। तो अब हमने जो है इंडिया हिमालय माउंटेन को की स्टडी की, मैप में उसको एक्सप्लेन किया और नॉर्दर्न प्लेन को समझाया। और अब हम थर्ड पार्ट जो है डेक्कन प्लेटू को समझेंगे मैप के थ्रू। जैसे कि आपको मैप में सारी चीज़ें एक्सप्लेन की अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक एक्सप्लेन की जा रही हैं, तो आप टेक्स्ट बुक को देखते रहिएगा। और जो मैप है, मैप को आपको फोकस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैप के साथ जब हम स्टडी करते हैं तो वो चीज़ें हमारे लॉन्ग टाइम तक दिमाग में स्टोर रहती हैं। तो पेनिनसुलर प्लेटू जो है टेबल लैंड है एक तरह से। टेबल लैंड वो लैंड होगा कि इसके आसपास का जो सरफेस होता है वो लोअर होता है और जो बाकी ज़मीन जो है वो ऊपर उठी होती है। तो पेनिनसुलर प्लेटू जो है टेबल लैंड है एक तरह से, और जो कि क्रिस्टलाइन, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है। ये बेसिकली गोंडवाना लैंड के टूटने फूटने से बना है और ये ओल्डेस्ट लैंड मास बनाता है जो वर्ल्ड का है, उसका वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड मास जो है ये डेक्कन प्लेटू है। तो इस प्लेटू के जो हैं हम अगर देखेंगे तो इसमें हमें देखने के लिए ब्रॉड एंड शैलो वैलीज़ देखने के लिए मिलती हैं और राउंडेड हिल देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि हम अगर हिमालय की बात करें तो हमें हिमालय में जो थे स्टीप हिल देखने के लिए मिल रहे थे, लेकिन क्योंकि ये ओल्डेस्ट लैंड मास है तो यहाँ के जो हिल्स हैं टाइम के साथ इरोड हो गए हैं, तो जो हिल हैं वो अब स्टीप नहीं रहे हैं, राउंडेड हो गए हैं इरोजन हो करके। ये जो प्लेटू है इसके हम 2 ब्रॉड डिवीज़न करते हैं। ये नंबर 1 है सेंट्रल हाईलैंड और नंबर 2 है डेक्कन प्लेटू। तो इन 2 ब्रॉड डिवीज़न के आधार पर ही हम इसकी स्टडी करेंगे। तो जो पार्ट पेनिनसुलर प्लेटू का नर्मदा रिवर के नॉर्थ में पड़ता है और मालवा प्लेटू का मेजर रीजन को कवर करता है, तो इसको हम सेंट्रल हाईलैंड बोलते हैं। तो ये विंध्याचल रेंज है और विंध्याचल से जो अगर हम साउथ में देखेंगे तो सतपुड़ा रेंज है और इसी के बीच से नर्मदा रिवर बहती हुई दिखाई दे रही है। तो हम जैसा कि इसमें बताया गया है कि जो नर्मदा रिवर से जब हम नॉर्थ डायरेक्शन में चलेंगे तो ये जो है ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है ये मालवा प्लेटू कहलाता है, उसको सेंट्रल हाईलैंड भी बोलते हैं। विंध्या रेंज जो है अगर आप देखेंगे तो विंध्या रेंज ये विंध्याचल रेंज है और विंध्याचल रेंज के साउथ में जो है वो सतपुड़ा रेंज हमें दिखाई देती है। और ठीक ऐसे ही अगर हम डेक्कन प्लेटू का अगर हम सेंट्रल प्लेटू का अगर हम वेस्टर्न एक्सटेंट देखेंगे तो वो अरावली हिल्स तक जो है राजस्थान में अरावली हिल्स तक ये फैला हुआ है नॉर्थ वेस्ट में, और भी आगे अगर बढ़ते हुए जो है ये अरावली हिल्स से राजस्थान तक जो है ये पहुंच जाता है। तो ये हम पढ़ रहे हैं पेनिनसुलर प्लेटू का मालवा प्लेटू या सेंट्रल प्लेटू। जो रिवर इस प्लेटू में बहती हैं तो चंबल, सिंध, बेतवा और केन रिवर हैं, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बहती हैं और इस तरह से साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट में बहते हुए हमें बताती हैं कि जो हाईलैंड है ये इसका जो स्लोप है वो किस तरफ को है। तो स्लोप जो है आपको निश्चित रूप से पता चल गया होगा ईस्टर्न साइड में ही है, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ को। अगर हम ये रिवर देखेंगे तो ये चंबल रिवर दिखाई देती है जो जमुना में जाके मिल जाती है, इधर ये सिंध रिवर है और इधर ये बेतवा रिवर है। तो इन सब का जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ को फ्लो है, तो स्लोप का पता चलता है। सेंट्रल हाईलैंड जो हैं अगर आप देखेंगे तो जो वेस्टर्न साइड हैं तो वेस्टर्न साइड में सेंट्रल हाईलैंड की जो विड्थ है वो ज़्यादा है, ब्रॉड हैं, और जैसे जैसे हम ईस्टर्न साइड में चलते चले जाएंगे तो ये जो हैं नैरो होते चले जाते हैं। इसी प्लेटू का जो ईस्टवार्ड एक्सटेंशन है उसको सेंट्रल प्लेटू को जब हम ईस्टवार्ड आगे बढ़ते हैं तो इस ईस्टवार्ड एक्सटेंशन को ही हम बोलते हैं बुंदेलखंड और बघेलखंड। ये वाला जो रेंज है ये बुंदेलखंड है
और ये बघेलखंड वाला रेंज है। तो ये जो है इसके ईस्टर्न एक्सटेंशन है। फिर इसे जैसे ही हम और ईस्ट में चलेंगे तो ये हमें छोटा नागपुर प्लेटू है जो यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। ये छोटा नागपुर प्लेटू है और ईस्टर्न साइड में, और यहाँ पर जो है ये दामोदर रिवर से जो है ये ड्रेन होता है छोटा नागपुर प्लेटू। अगर आप देखेंगे तो हमने सेंट्रल प्लेटू के बारे में पढ़ा। अब हम डेक्कन प्लेटू को अगर देखेंगे तो डेक्कन प्लेटू, ये वाला पार्ट डेक्कन प्लेटू है, और अगर आप इसको देखेंगे तो ये जो है ट्रैंगुलर शेप में दिखाई दे रहा है। तो जो सतपुड़ा रेंज है, ये वाली जो विंध्या रेंज से जो हमने देखा था, विंध्या रेंज से सेंट्रल प्लेटू स्टार्ट हो रहा था, सेंट्रल हाईलैंड था, और जो सतपुड़ा रेंज है उससे डेक्कन प्लेटू नॉर्थ में जो है डेक्कन प्लेटू फैला हुआ है। और जो महादेव और जो कैमूर हिल्स हैं, ये महादेव हिल्स हैं और ये जो हैं कैमूर हिल्स हैं, और जो इसमें दिखाई नहीं है ये यहाँ पे जो हैं ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे मैकाल रेंज, मैकाल हिल्स या मैकाल रेंज दिखाई देती हैं। तो ये जो हैं इसका ईस्टर्न एक्सटेंशन है। डेक्कन प्लेटू जो है, क्योंकि पहले बताया है कि सेंट्रल हाईलैंड का भी जो स्लोप है वो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की ओर है, तो डेक्कन प्लेटू का भी जो अगर हम स्लोप देखेंगे तो वेस्ट साइड से ईस्ट तरफ को, ईस्ट की साइड में वो उसका स्लोप दिखाई देता है। इसीलिए जो रिवर्स हैं वो वेस्टर्न साइड से ईस्टर्न साइड की तरफ को बहती हैं। इसी अगर हम देखेंगे डेक्कन प्लेटू का ही जो अगर हम नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंशन देखेंगे तो उसको लोकली जो है हम मेघालय कार्बी एंगलोंग प्लेटू बोलते हैं। तो ये वाला जो प्लेटू है इसी का ही जो ये पार्ट है ये मेघालय कार्बी एंगलोंग प्लेटू इधर पड़ता है। ये वाला पार्ट जो है मेघालय कार्बी एंगलोंग प्लेटू है, और जो है इसी के नीचे अगर हम देखेंगे तो ये नीचे कचर हिल्स पड़ती हैं। तो ये इसी सेंट्रल प्लेटू का ही एक पार्ट है। और ये जो है अब ये पार्ट जो है ये इतना अलग पार्ट जो दिखाई दे रहा है उसके पीछे जो है हिमालय के बनने की स्टोरी है कि जब यहाँ पर जो है टेक्टोनिक प्लेट के कारण हिमालय का स्ट्रक्चर जब बना था तो उसी टाइम में यहाँ पर जो है एक कह सकते हैं कि फॉल्ट हुआ था, और उस फॉल्ट के कारण जो है ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन ये फॉल्ट में आता है। तो ये प्लेटू वाला रीजन जो है ये छोटा नागपुर प्लेटू से अलग होके ये ईस्टर्न साइड में यहाँ पर पहुँच गया। और ये टाइम के साथ साथ जो है ये जो फॉल्ट वाला रीजन है, जो रिवर्स बह के आ रही हैं, गंगा यमुना जो रिवर्स यहाँ आई हैं, तो अपने साथ जो वो फ्लड में इरोजन करके लाती हैं, तो उस सब से ये सारा गैप जो है ब्रह्मपुत्र रिवर ने और रिवर्स ने इन सबको फिल कर दिया। तो और जो 3 ईस्टर्न साइड की जो 3 हिल रेंज है वो हैं गारो, खासी और जैंतियाँ, वो भी इसी रीजन में पड़ती हैं। अब हम जो है आगे इसकी स्टडी करेंगे और उसमें हम देखेंगे कि जो डेक्कन प्लेटू है उसको वो जो है इसके एज बनाते हैं ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट। वेस्ट साइड जो है जो अरेबियन सी से मिली हुई है वो वेस्टर्न घाट बनाती है, और जो बे ऑफ बंगाल से मिली हुई ईस्टर्न जो साइड वाला जो पार्ट है वो ईस्टर्न घाट कहलाता है। वेस्टर्न घाट को अगर आप देखेंगे तो ये कंटिन्यूअस जो हैं दिखाई दे रहे हैं, और जबकि जो आप ईस्टर्न घाट को देखेंगे तो ये डिसकंटिन्यू हैं। तो वेस्टर्न घाट जो हैं वेस्टर्न कोस्ट के पैरेलल जो है फैला हुआ है, और अगर हमें वेस्टर्न कोस्ट से डेक्कन प्लेटू की तरफ जाना है तो बीच में जो है वेस्टर्न घाट पड़ते हैं, और वेस्टर्न घाट को अगर हम डेक्कन प्लेटू पर पहुंचने के लिए हमें इन पासेस को पार करके ही हम जो है वेस्टर्न कोस्ट से डेक्कन प्लेटू तक पहुंच सकते हैं। तो यहाँ से निकलने के लिए बेसिकली जो है इम्पोर्टेंट जो है 3 घाट्स हैं। नंबर 1 है पाल घाट, और सेकंड है भोर घाट, और जो है 3rd नंबर पे है पाल घाट। तो ये घाट जो हैं ये पासेस हैं जो हमें जो हैं वेस्टर्न कोस्ट से प्लेटू रीजन में, डेक्कन प्लेटू रीजन में पहुंचाते हैं। अब अगर हम इन घाट्स की हाइट की बात करें, क्योंकि बेसिकली ये जो घाट हैं ये हिल्स ही हैं, तो अगर हम इनकी बात करें तो जो इनकी हाइट है, वेस्टर्न घाट की जो हाइट है वो 900 मीटर से लेके एवरेज हाइट 1600 मीटर तक है,
और ईस्टर्न घाट की हाइट की अगर हम बात करें तो ये थोड़ा सा हाइट में इनसे कम है, 600 मीटर की हाइट इनकी है। ईस्टर्न घाट जो हैं अगर आप देखेंगे ये महानदी वैली से और जो हैं नीलगिरी जो हिल्स हैं, ये नीलगिरी हिल्स हैं, तो यहाँ तक जो हैं ईस्टर्न घाट जो हैं फैले हुए हैं। ईस्टर्न घाट जो हैं पहले भी बताया जैसे कि डिसकंटिन्यूअस हैं, इरेगुलर हैं, और जाकर के जो हैं जो रिवर यहाँ से इसको डायसेक्ट करती हैं, जैसे कृष्णा रिवर जो है इससे होकर निकल रही है, डायसेक्ट कर रही है इसको, और गोदावरी रिवर हैं, तो कुछ रिवर जो हैं इनको डायसेक्ट करती हैं, तो और बे ऑफ बंगाल में मिल जाती हैं जाकर के। वेस्टर्न घाट जो हैं, अब इसमें बताया गया है कि जो वेस्टर्न घाट हैं वहाँ पे ओरोग्राफिक रेन होती है। ओरोग्राफिक रेन आप समझेंगे कि आप जानते भी होंगे ओरोग्राफिक रेन जो है कि जो रेनी जो विंड हैं ये हिल वाला एरिया है, और हिल के इस डायरेक्शन में जो है रेन हो जाती है, ये वाला पार्ट जो है, तो यहाँ रेन हो जाती है। लेकिन ये जो मानसूनी विंड है ये अपोजिट डायरेक्शन तक नहीं पहुंच पाती, तो इस तरह की रेन जो है वन साइड में रेन होती है, अपोजिट साइड में रेन नहीं होती है, इसको ओरोग्राफिक रेन कहते हैं। तो वेस्टर्न घाट पे बेसिकली ओरोग्राफिक रेन जो है हमें देखने के लिए मिलती है। अब हम ईस्टर्न घाट जो हैं, वेस्टर्न घाट जो ओरोग्राफिक रेन देखने के लिए मिलती है, इसके साथ ही जो वेस्टर्न घाट हैं उनको अलग अलग लोकल नेम से जाना जाता है। वेस्टर्न घाट की जब हम हाइट देखते हैं तो नॉर्थ डायरेक्शन से जैसे जैसे हम साउथ डायरेक्शन की तरफ चलते चले जाते हैं तो इनकी हाइट जो है वो इंक्रीज़ होती चली जाती है। और जो हाईएस्ट पीक है, अब जो वेस्टर्न घाट की जो हाईएस्ट पीक है वो अनाईमुड़ी है। ये जो पीक है ये अनाईमुड़ी इसकी हाईएस्ट पीक है, और डोडा बेटा जो है वो इससे थोड़ा सा नॉर्दर्न साइड में पड़ती है, वो इसमें लोकेट नहीं किया है। ये डोडा बेटा की पीक जो है उसकी हाइट जो है 2637 मीटर है। ऐसे ही जो ईस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट की जो हाईएस्ट हिल है वो महेंद्रगिरी की है, और इसकी जो हाइट है वो 1000 लगभग 1500 मीटर की हाइट जो है महेंद्रगिरी की है, जो ईस्टर्न कोस्ट पर पड़ती हैं, ईस्टर्न घाट पे पड़ती हैं। तो ऐसे ही शैवरॉय हिल्स और जावेदी हिल्स जो हैं वो भी जो हैं ईस्टर्न घाट के साउथ ईस्ट में पड़ते हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है शैवरॉय हिल्स पड़ते हैं, और इसी के जो हैं जस्ट जो हैं साथ में जो हैं जावेदी हिल्स पड़ते हैं। अब वो जस्ट ये जो हैं जावेदी हिल्स पड़ते हैं यहाँ पर पे। तो हिल्स जो हैं वो ईस्टर्न घाट के साउथ ईस्ट पार्ट में हैं। तो और साथ ही जो है अब आपको टेक्स्ट बुक में बताया कि भाई उदगमंडलम और जिसको ऊटी बोलते हैं और कोडाईकनाल कहाँ है। तो जो उदगमंडलम है बेसिकली ये नीलकंठ जो नीलगिरी हिल्स हैं इसी में ही जो है नीलगिरी हिल्स पर ही उदगमंडलम पड़ता है। वैसे बेसिकली ये तमिलनाडु में है, और जो है जो कोडाईकनाल जो हिल्स हैं वो भी इसी तमिलनाडु के अंदर ही देखने के लिए मिलती हैं। वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर जो है पेनिनसुलर प्लेटू का वो ब्लैक सोयल एरिया है, जिसको हम डेक्कन ट्रैप भी बोलते हैं। ये जो पूरा डेक्कन प्लेटू रीजन है, इसमें ये वाला जो रीजन है ये रीजन जो है इसको डेक्कन ट्रैप के नाम के से जाना जाता है, क्योंकि जो ये डेक्कन ट्रैप वाला रीजन है ये वोल्केनो के इरप्शन से जो लावा निकलता है उससे बनने वाली इग्नियस रॉक्स जो हैं उसके इरोजन से जो है ये वाला एरिया डेवलप हुआ है। और क्योंकि जो इग्नियस रॉक्स हैं वो लावा का कलर ब्लैक हो जाने के कारण जो सोयल है इरोड हो के, तो ये ब्लैक सोयल इस वाले पूरे रीजन में मिलती है। तो इस तरह से हमने समझा कि जो है पेनिनसुलर प्लेटू के 2 पार्ट हुए, सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेटू, उनका कहाँ तक एक्सटेंशन है वो हमने समझा। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जो हैं पेनिनसुलर प्लेटू की जो बाउंड्री बनाते हैं हमने उसके बारे में समझा। और अब हम जो हैं आगे हम जो है इंडियन डेजर्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, आपको मैप में बताया भी गया है कि जो अरावली हिल्स हैं वो पेनिनसुलर प्लेटू के वेस्ट डायरेक्शन में फैले हुए हैं, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में मार्जिन में फैले हुए हैं। और ये जो हिल्स हैं ये अगर आप देखेंगे
तो आगे जाके हाईली इरोडेड हो गए हैं। जो कभी हिल्स थे वो अब हिल्स नहीं रहे हैं। अगर कभी आप मुंबई या गुजरात जाएंगे ट्रेन से होते हुए या, तो आपको ये जो हिल्स हैं 20 फीट हिल्स जो हैं वहाँ पर दिखाई देंगी। तो ये जो हिल्स हैं गुजरात से लेकर के लगभग दिल्ली तक ही फैली हुई हैं। हाइट इनकी जो है इरोजन होने के साथ साथ जो हाइट कम होती चली गई है साउथ वेस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन तक। तो यहीं से जो है इसी के ठीक जो अरावली हिल्स हैं, अरावली हिल्स के जो वेस्टर्न साइड वाला जो रीजन है ये इंडियन डेजर्ट कहलाता है। और ये जो एरिया है सैंडी एरिया है। इस सारे एरिया में हमें सैंड ड्यून्स दिखाई देती हैं। रेनफॉल जो होता है यहाँ पे बहुत कम है, 150 मिलीमीटर पर ईयर जो है रेनफॉल यहाँ होता है। रेनफॉल इतना कम होने के कारण यहाँ का क्लाइमेट एरिड है। और वेजिटेशन तो यहाँ जो है नाम मात्र के लिए मिलती है। जैसे आप जब वेजिटेशन में पढ़ेंगे तो यहाँ पर बेसिकली बुशेज़ ही मिलती हैं या नहीं मिलती हैं, या कहीं किसी जगह पे जो है थोड़ा बहुत कहीं जो देखने के लिए मिलती भी हैं, तो वो जहाँ वाटर सोर्स हैं वहाँ पे थोड़ी बहुत वेजिटेशन मिल जाती है। नहीं तो सारा जो एरिया है वो ड्राई एरिया है। और जो यहाँ पर जो है ड्राई रीजन होने के कारण कभी कभी रेन जब पड़ती है तो रेनी सीजन में यहाँ पे स्ट्रीम दिखाई देती हैं। और वो भी इतना कम पानी होता है कि वो जो हमारी नॉर्दर्न रीजन की जो रिवर्स हैं उनकी तरह जो है ना तो बे बंगाल तक पहुँच पाती हैं ना अरेबियन सी तक पहुँच पाती हैं। वो सैंड में ही कहीं गायब हो जाती हैं क्योंकि वाटर इतना नहीं होता है। लूनी जो है अगर हम देखें तो अरावली रेंज से निकलने वाली जो अकेली लूनी ऐसी रिवर है कि जो यहाँ दिखाई देती है, लेकिन वो भी जो है कुछ दूर चलने के बाद ही गायब हो जाती हैं। तो यहाँ पर जो है बर्चन्स जो हैं जो सैंड एरिया में बनती हैं, बर्चन्स दिखाई देती हैं। बर्चन्स होती हैं कि जब जो सैंड ड्यून्स हैं वो क्रिसेंट शेप की दिखाई देती हैं। जैसे जैसे जिधर से विंड चलती है तो उसके अपोजिट साइड जो हैं वो रेत सैंड है उसका टीले बनते चले जाते हैं, तो उनको बर्चन बोलते हैं, सैंड ड्यून्स भी बोलते हैं। और ज़्यादातर जो है इंडो पाकिस्तान बाउंड्री पर हमें ये वाले एरिया में हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो कभी अगर आप जैसलमेर देखने के लिए जाओगे तो आपको वहाँ पर बर्चन की शेप जो हैं आप देख सकते हैं। अब हम डेजर्ट पढ़ने के बाद हम कोस्टल प्लेन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने जो है देखा था कि भाई डेक्कन प्लेटू के जो दोनों साइड हैं, एक तरफ बे ऑफ बंगाल है, डेक्कन प्लेटू के बे ऑफ बंगाल से मिलने वाला ईस्टर्न घाट और अरेबियन सी से मिलने वाला वेस्टर्न घाट। तो इसी वेस्टर्न घाट के और जो अरेबियन सी है इसके बीच में जो एक आपको ये जो पट्टी दिखाई दे रही है, एक तरह से अगर देखेंगे तो ये जो पट्टी दिखाई दे रही है ये वाला जो रीजन है ये वेस्टर्न कोस्ट कहलाता है। और जो है ईस्ट साइड में जो ये एरिया है इसको ईस्टर्न कोस्ट बोलते हैं। तो ये जो है ईस्टर्न और वेस्टर्न प्लेन्स हैं। वेस्ट में अरेबियन सी के साथ फैला हुआ है और जो है ईस्ट साइड में बे ऑफ बंगाल के कोस्ट पे फैला हुआ है। वेस्टर्न कोस्ट जो है मैंने पहले भी बताया अभी कि एक तरफ तो इनके वेस्टर्न घाट हैं और दूसरी तरफ अरेबियन सी है, तो उसके बीच में जो वेस्टर्न कोस्ट पड़ता है। और इसके अगर हम देखेंगे तो बेसिकली इसके हम 3 सेक्शन करते हैं। नंबर 1 कोंकण कोस्ट है और नंबर 2 जो है वो बीच में जो पड़ता है वो कन्नड़ कोस्ट है और जो नंबर 3 है जो लास्ट में पड़ता है ये मलाबार कोस्ट पड़ता है। तो इसको हम 3 पार्ट में वेस्टर्न घाट को हम वेस्टर्न प्लेन को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। और ऐसे ही जो बे ऑफ बंगाल के साथ जो फैला हुआ जो प्लेन्स हैं, तो जो इसका ये वाला जो है इसको ईस्टर्न कोस्टल प्लेन बोलते हैं। तो इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो ये जो है ये नॉर्दर्न सिरकार पार्ट है, जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट जो कहलाता है इस वाले प्लेन का, ये अगर देखें तो। और साथ में जो है साउदर्न पार्ट जो है ये कोरोमंडल कोस्ट पे कहलाता है। अगर आप देखेंगे तो जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो जो है थोड़ा नैरो थे, लेकिन जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है उनकी विड्थ जो है ज़्यादा है, थोड़ी चौड़ाई इनकी वेस्टर्न प्लेन की कंपेरेटिव ज़्यादा है। और यहाँ से अगर आप देखेंगे पहले ही जैसे कि हमने घाट पढ़ाए थे तो हमने देखा था कि कई रिवर जो हैं इनको जो है इंटरसेक्ट करके बे ऑफ बंगाल में आके मिल रही हैं। तो उन्हीं रिवर का जो डेल्टा है वो यहाँ पर जो है इस कोस्ट को लार्ज एरिया दे देता है। तो जो फिर
इसी के साथ जो लेक चिलिका बताई है वो भी ईस्टर्न कोस्ट में है, और लेक चिलिका जो है महानदी रिवर के पास जो है इसके डेल्टा में पड़ती है, महानदी रिवर के। और ये जो है लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक है इंडिया की, महानदी के डेल्टा में पड़ने वाली। और कभी कभी ये स्टेट भी पूछा जाता है कि भाई लेक चिलिका जो है कौन से स्टेट में है, तो ये उड़ीसा स्टेट में पड़ती है और रिवर महानदी या महानदी के डेल्टा में पड़ती है। तो आपने जो है अभी ईस्टर्न और वेस्टर्न प्लेन के बारे में लोकेट किया और उसको समझा है। और जो लास्ट इंडिया का फिजियोग्राफिक डिवीज़न है उसको आइलैंड्स हैं, जो आप इंडिया के देखने के बाद अगर देखेंगे तो सी में लेफ़्ट और राइट दोनों साइड में आपको जो है जो छोटे छोटे पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, ये इंडिया का ही पार्ट है और ये इंडिया के आइलैंड हैं। मेनलैंड से अलग अब जब हम बात करते हैं तो ये जो हैं वाटर बॉडी के अंदर मिलते हैं। अगर हम बात करें आइलैंड ग्रुप जो है मालाबार कोस्ट केरल की तरफ वेस्ट में जब आप देखते हैं तो मालाबार कोस्ट से जब हम वेस्ट में जाते हैं तो लगभग जो इंडियन कोस्ट है उससे लगभग 496 किलोमीटर की डिस्टेंस पर जो है लक्षद्वीप आइलैंड पड़ता है। जो इसमें ग्रुप ऑफ आइलैंड है ये, और कोरल आइलैंड बने हुए हैं। पहले जो था इनको लक्काद्वीप, मिनिकॉय और अमीनद्वीप बोलते थे। और बेसिकली ये जो थे ये माउंटेन थे जो सबमर्ज माउंटेन हैं, तो उन्हीं के नाम पे इनका नाम लक्काद्वीप, मिनिकॉय, अमीनद्वीप था। लेकिन 1973 में इसका नाम चेंज करके लक्षद्वीप कर दिया गया। और जो है ये जो है 32 स्क्वायर किलोमीटर में टोटली जो इनका एरिया जो है 32 स्क्वायर किलोमीटर है सब टोटल आइलैंड मिला करके। तो 36 जो हैं आइलैंड हैं, ये जो टोटल आइलैंड की काउंटिंग है 36 है। उसमें से कुछ इनहेबिटेड हैं, कुछ अनइनहेबिटेड हैं, कहीं पे लोग रहते हैं, कहीं पे नहीं रहते हैं। लेकिन यहाँ जो है फ्लोरा एंड फौना की ग्रेट डाइवर्सिटी देखने के लिए मिलती है। और जो है ये स्ट्रेटेजी की पॉइंट से भी अगर हम देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फ़िशिंग वगैरह का काम बहुत ज़्यादा होता है, हमारी नेवल कैपेबिलिटी को ये बढ़ाते हैं। साथ ही जो पीटी आइलैंड है वो अनइनहेबिटेड है, लेकिन यहाँ पर जो है बर्ड सेंचुरी है। तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि भाई जो पीटी आइलैंड पे जो है आप जो हैं क्या इंपॉर्टेंट चीज़ देखने के लिए मिलते हैं, या जो लक्षद्वीप पे जो बर्ड सेंचुरी है वो कौन से आइलैंड पे हैं, तो वो पीटी आइलैंड पर पड़ती हैं। तो अब हम जो हैं इसको लक्षद्वीप को देखने के बाद अब हम अगर इंडिया के ईस्टर्न साइड में चलेंगे तो म्यांमार से लगभग अगर देखेंगे तो म्यांमार से ये जो है 22 नॉटिकल मील की डिस्टेंस पर जो है पड़ेगा। तो इसको ऐसे लोकेट करना थोड़ा इजी रहेगा। तो यहाँ पर भी जो हमें चेन ऑफ आइलैंड दिखाई देती है, और ये जो आइलैंड हैं ये लक्षद्वीप की कंपेरेटिव इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। 572 आइलैंड हैं, लेकिन केवल 22 आइलैंड जो हैं उसी पर जो है इनहेबिटेड हैं, बाकी आइलैंड जो हैं वो अनइनहेबिटेड हैं। लक्षद्वीप की कंपेरेटिवली ये आइलैंड बड़े भी हैं। 2 कैटेगरी में जो हैं इनको हम डिवाइड करते हैं। जो नॉर्दर्न पार्ट है उनको अंडमान आइलैंड बोलते हैं, और जो इसका साउदर्न पार्ट है उसको निकोबार आइलैंड बोलते हैं। तो ये भी ठीक ऐसे ही जैसे कि लक्षद्वीप है कि भाई ये सबमरीन माउंटेन के कुछ पोर्शन है एलिवेटेड, ठीक ऐसे ही अंडमान और निकोबार आइलैंड है ये भी सबमरीन माउंटेन के ही वे एलिवेटेड पोर्शन माने जाते हैं। ये जो आइलैंड हैं हमारे लिए स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस के हैं, क्योंकि कंट्री के लिए सी में हमें ये बेस प्रोवाइड कराते हैं। और साथ ही जो है जो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप नेक्स्ट चैप्टर्स में या अगली क्लासेस में पढ़ेंगे इसके बारे में स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो आइलैंड है अगर आप देखेंगे तो ये इक्वेटर के पास पड़ता है, तो इसीलिए यहाँ का जो क्लाइमेट है इक्वेटोरियल क्लाइमेट है। इक्वेटोरियल क्लाइमेट आपने पढ़ा हुआ है कि भाई जहाँ इक्वेटोरियल क्लाइमेट होता है वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, रेन होती हैं, तो इसलिए थिक फॉरेस्ट कवर देखने के लिए मिलता है। तो टोटली अब हमने जो है टोटल जितने भी जियोग्राफिक रीजन हैं उनकी हमने स्टडी की है। हर रीजन का जो यूनिक फीचर है हमने उसको जाना है। हमने हिमालय के बारे में स्टडी की है, और हमने जो है नॉर्दर्न प्लेन का उनके बारे में जाना है कि भाई नॉर्दर्न प्लेन जो है कैसे बना है और इसकी क्या जो हैं फीचर्स हैं। ठीक ऐसे ही फिर हमने जो है डेक्कन प्लेटू के बारे में जाना है कि भाई डेक्कन प्लेटू जो है उसके 2 पार्ट्स हैं। उसके बाद हमने जो है डेजर्ट के बारे में जाना है। डेजर्ट के बाद हमने
कोस्टल प्लेन्स को जाना है कि भाई वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, और फाइनली हमने जो लास्ट था वो हमने आइलैंड के बारे में जाना है। तो ये सभी चीज़ें जो हैं, सभी पार्ट जो हैं फिजियोग्राफिकली देखने के अलग लगते हैं, लेकिन ये सब जो हैं एक दूसरे के जो हैं एक बोलेंगे पूरक हैं एक दूसरे के। माउंटेन्स से रिवर्स निकलती हैं, रिवर्स जो हैं प्लेन बनाती हैं, और जो प्लेटो रीजन है वो हमें मिनरल प्रोवाइड कराता है जो हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। कोस्टल आइलैंड जो हैं हमें फ़िशिंग और पोर्ट एक्टिविटी प्रोवाइड कराते हैं। तो इस तरह से जो इंडिया के जो फिजिकल फीचर्स हैं, तो हमें बहुत सारी डेवलपमेंट के लिए इमेंस फ्यूचर पॉसिबिलिटी डेवलपमेंट की प्रोवाइड कराते हैं। तो अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट किया गया है इंडिया के फिजियोग्राफिक डिवीज़न को आपको समझाने के लिए। तो आप इसे सुनकर जो हैं अपनी तरफ से प्रतिक्रिया दें, कमेंट दें, जो भी आपको उचित लगे। थैंक यू।